जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। मैंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो मुख्य रूप से बीकॉम थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपको केवल एक चैप्टर छोड़कर बाकी पूरी किताब पढ़ा चुका हूं। और वो एक चैप्टर है इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। मैंने अभी तक आपको 66 वीडियोस प्रोवाइड कराए हुए हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स से रिलेटेड। अगर आपने उनको लगातार हमारे साथ बने रह करके स्टडी कर लिया है तो फिर आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न या तो आपका पढ़ा हुआ होगा, अर्थात जो मैंने आपको बताया है वही होगा, या फिर बिल्कुल उसके जैसा होगा। कोई एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आपने पढ़ा ही ना हो, क्योंकि मैंने पूरी किताब को स्टडी करने के बाद फिर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे केवल वही आपके साथ साझा किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक करिए, और वहां पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ ही साथ अन्य कई एक सब्जेक्ट के कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है। यदि आज वाला वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। क्या होता है अंतर्गणन और बाह्यगणन। तो जब अंतर्गणन और बाह्यगणन की बात करेंगे उससे थोड़ा सा पहले चलकर हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन के साथ इसको समझेंगे। देखिए, कोरिलेशन और रिग्रेशन ने क्या किया, जैसे मैं कहूं सेल्स और एडवर्टाइजमेंट, विक्रय और विज्ञापन, इन दोनों में कोई संबंध है या नहीं है। तो कोरिलेशन जो है वो हमको इस बात को बताने में सक्षम है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध होता है। कोरिलेशन क्या करेगा, अगर मैं कोरिलेशन के पास जाऊंगा तो वो मुझे बता देगा कि इसमें और इसमें संबंध होता है या नहीं होता है। ओके, जैसे मान लो मेरी सेल्स मुझे दी हुई है कुछ वर्षों की, जैसे मैं मान लेता हूं मुझे ईयर्स दिए हैं कुछ ऐसा, ये करके मुझे दिया हुआ है। ईयर्स है मेरे पास में 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002। इधर मुझे सेल्स दी हुई है, वो भी लाख में दी गई है। सेल्स मुझे लाख में दी गई है। 120, 140, 150, 160, 180, 200 और 220। विज्ञापन मुझे दिया गया है 30, 32, 34, 38, 43, इसके साथ में मुझे दिया गया है 48, और 220 के साथ में मुझे विज्ञापन दिया गया है 50। ये भी लाख में दिए गए हैं। आप इनके बीच कोई संबंध स्थापित न करने लगना, मैं केवल एक इमेजिनरी वैल्यूज ले रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो अगर मैं जाऊं कोरिलेशन के पास तो कोरिलेशन मुझे बताएगा कि इन दोनों में संबंध होता है। क्यों संबंध होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे मैंने विज्ञापन पर खर्चा बढ़ाया वैसे वैसे मेरी सेल्स लगातार वर्षों में बढ़ती चली गई। ये बात कोरिलेशन हमको बता देगा। लेकिन अगर मैं कोरिलेशन से ये पूछूं कि ये मुझे बताओ वर्ष 1991 की सेल्स क्या थी, अब कोरिलेशन कहेगा नहीं, ये नहीं बता पाऊंगा, ये नहीं बता पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं दूसरी बार किसके पास जाऊंगा, अब मैं रिग्रेशन के पास जा सकता हूं, है ना। अगर मैं रिग्रेशन के पास जाऊं और उससे ये कहूं कि ये बताओ वर्ष 1991 में, उसको थोड़ा सा मुझे हिंट देना पड़ेगा। उसको मैं क्या बताऊं, उसको मैं बताऊं
कि वर्ष 1991 में मैंने 31 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए थे। कितने? 31 लाख रुपए मैंने 1991 में एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए थे। तो उस वर्ष मेरी सेल्स कितनी रही होगी ये मुझे बता दो तुम। तो रिग्रेशन मुझे बता देगा। रिग्रेशन की ये खासियत है, वो ये बता देता है कि अगर विज्ञापन में देखो यहां 30 था 90 में और 92 में हुआ 32, मैं उससे कह रहा हूं कि मैंने वर्ष 1991 में 31 लाख खर्च किए, यहां की मुझे सेल्स बताओ कितनी रही होगी। तो रिग्रेशन मुझे बता देगा। वो बता सकता है, उसकी जो 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के आधार पर हम ये जान लेते हैं कि एक वैल्यू में कुछ चेंज करने पर दूसरी वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा। बस वो परस्पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बस। तो कोरिलेशन सिर्फ ये बताता है कि इनके बीच में कोई संबंध है या कि नहीं। रिग्रेशन को अगर मैं एक वैल्यू दूंगा, अगर मैं एक वैल्यू दूंगा तो दूसरी वैल्यू वो मुझे बता देगा। बिना वैल्यू दिए मैं कुछ नहीं सोच बता पाएगा वो मुझे। ओके, अच्छा, तो फिर अगर मुझे बिना किसी मूल्य के, मुझे ना तो पता है कि मेरी 91 की सेल्स कितनी थी, ना ही पता है कि 91 के अंदर मैंने विज्ञापन पर कितना खर्च किया था, फिर भी मैं जानना चाहता हूं वर्ष 1991 की सेल्स क्या थी, या वर्ष 1991 में मेरा एडवर्टाइजमेंट पर क्या खर्च हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूं। अब किसके पास जाएं बच्चा? अब हम जाएंगे इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के पास। अंतर्गणन और बाह्य गणन, समंकों के संकलन के बाद इंटरप्रिटेशन का वो मेथड है जो सूचनाओं के अभाव में भी किंतु अन्य परिस्थितियां समान रहने पर जब इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का प्रयोग किया जाता है, तब यह माना जाता है कि पिछले इन सभी दिनों में व्यवसायिक पर्यावरण एक जैसा रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। तो अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन वो विधियां हैं समंकों के कैलकुलेशन की, समंकों के कलेक्शन की, जो ये बता सकती हैं कि उन दिनों में मेरी वैल्यू क्या रही थी। इसी वजह से उसको कहा जाता है इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन ये लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मैंने आपको फिर बताया कोरिलेशन सिर्फ संबंध बताता है, रिग्रेशन को एक वैल्यू दूंगा तो दूसरी वो बता देगा, और इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन को कोई वैल्यू नहीं दूं फिर भी वो बता देगा कि उस वर्ष का मूल्य क्या रहा था। बिक्री पूछो, विज्ञापन पूछो, एक्सपोर्ट पूछो, इंपोर्ट पूछो, कुछ भी पूछो। और व्यवसायिक जगत में कई बार ऐसा होता है जब सूचनाओं के अभाव में भी हमको अनुमान करना होता है। अब वो अनुमान करने के लिए आप कहां जाएंगे? तो आओ ना हमारे पास, हमारे का मतलब है इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के पास। वो बताता है कि कैसे इनका कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो सर यहां पर दो वर्ड आए, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या है? तो देखो, जब इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की बात करेंगे तो यहां पर दो वैल्यूज हैं, दो मूल्य हैं, दो सीमाएं हैं। उन सीमाएं क्या? सीमांत सीमा, मतलब जो पूरा सीमांत सीमा का मतलब है यहां मैं 1990 से शुरू कर रहा हूं, 2002 तक आ रहा हूं, तो विस्तार कितना है, रेंज क्या है, वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2002। अब मान लीजिए इसी में कहीं आपको यहां का विज्ञापन ना दिया होता, कितना, वर्ष 1994 का विज्ञापन ना दिया होता, वर्ष 1994 का विज्ञापन ना दिया होता, तो जब मैं इस विज्ञापन को एस्टीमेट करता तो इसको क्या कहता? इसको मैं कहता ये इंटरपोलेशन है। ओके, और अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ 2004 में, वर्ष 2004 में 250 लाख रुपए की बिक्री हुई, अब बताओ विज्ञापन कितना हुआ होगा? वर्ष 2004 में 250 लाख रुपए की बिक्री हुई, विज्ञापन बताओ। तो देखो मेरा विस्तार कहां तक था? वर्ष 2002 तक था ना। मेरा विस्तार कहां तक था? वर्ष 2002 तक था। मैंने उसके बाहर की वैल्यू पूछ ली, अब बाहर की वैल्यू आ गई तो मैं क्या कहूंगा? ये एक्स्ट्रापोलेशन है। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में कोई अंतर नहीं है। जब x किसी भी x अक्षांश के अंदर से
उसके बीच से कोई वैल्यू पूछी जाएगी, उसके बीच से कोई वैल्यू पूछी जाएगी, तो उसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ये इंटरपोलेशन है। और जब उसके बाहर जाकर के हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहेंगे ये एक्स्ट्रापोलेशन है। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में बस इतना सा अंतर है। सीमांत पदों के बाहर, सीमांत पद जो मेरा सबसे बड़ा पद है, उसके बाहर जाकर के अगर मैंने वैल्यू को निर्धारित किया है तो वो एक्स्ट्रापोलेशन है, बाह्य गणन है। मैंने गणना कहां की करी है, मुझे सूचना कहां तक की थी, वर्ष 2002 की थी। मैं इसके बाहर निकल गया, यहां पर 2004 की कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो मैंने बाह्य गणन किया है, बाहर की गणना करी है। मुझे सूचनाएं 90 से लेकर 2002 तक थी और मैंने वर्ष 1992 का या वर्ष 1993 का एस्टिमेट करना चाहा है, तो देखो 90 से 2002 में उसके बीच की वैल्यू का एस्टिमेट करना चाहता हूं। ये क्या है, ये इंटरपोलेशन है। तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन आपको समझ में आ गया। जो मेरा विस्तार है, उस विस्तार के बीच से जो रेंज है ओवरऑल, उस रेंज के बीच से अगर मैं कोई वैल्यू एस्टिमेट करना चाहूंगा वो इंटरपोलेशन कहलाएगा। उसके बाहर जाकर मैं वैल्यू को एस्टिमेट करना चाहूंगा वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई है? हाँ जी सर, क्लियर हो गई है। इसके मेथड कौन कौन से हैं? तो जब इसके मेथड के बारे में बात करेंगे तो 6 मेथड दिए गए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मेथड आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग उन्हीं 3 मेथड पर बात करेंगे। एक है बाइनोमियल मेथड, दूसरा है न्यूटन बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, दूसरा है न्यूटन डिफरेंस मेथड, और तीसरा है लैग्रेंज मेथड। तो मैं आपको 6 प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाऊंगा इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन से रिलेटेड, जो कि सब के सब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 6 क्वेश्चन अगर आपने मेरे साथ मिलकर के किया तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिलेगा और उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को अगर आप और अच्छे अच्छे वीडियोस हमसे चाहते हो कि आपको लगातार फटाफट मिल जाएं। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस समय स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से जानेंगे बाइनोमियल मेथड। इसके फॉर्मूले बनाना, याद करना बहुत कठिन है। मेरे साथ रहोगे, मैं फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा, मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा आपको। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बाइनोमियल मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।